हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन एज के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आयरन एज की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंट्स जो थे आयरन एज की, जब आयरन के इम्प्लीमेंट्स यूज़ होने लगे तभी इस एज को आयरन एज कहा जाता है। ठीक है, आयरन एज का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड 1300 BC के अराउंड का माना जाता है। और कुछ लिटरेरी एविडेंस की इसकी बात करें जिससे हमें आयरन एज के बारे में पता लगता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो आर्यंस थे उन्हें आयरन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एक वर्ड अयास मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले जो स्कॉलर्स होते थे वो सोचते थे कि ये आयरन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर बाद में पता लगा कि अयास वर्ड कॉमनली मेटल्स के लिए यूज़ हुआ है, तो नॉट पर्टिकुलरली आयरन बट हर तरह के मेटल के लिए अयास शब्द का यूज़ किया गया था। जो लेटर वैदिक पीरियड के आर्यंस थे उन्हें आयरन की नॉलेज थी। ठीक है, उनके टेक्स्ट जो थे उनमें दो तरह के वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, एक है लोहित अयास और दूसरा है कृष्ण अयास, जिसे श्याम अयास भी कहते हैं। तो जो लोहित अयास है उसका उसे यूज़ किया गया था कौन सी मेटल की। अब हमने डिस्कस किया ना कि अयास क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो लोहित अयास को यूज़ किया गया था इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉपर मेटल, और जो कृष्ण अयास है उसे यूज़ किया गया था इन कंटेक्स्ट ऑफ आयरन मेटल्स। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें बात की गई है कि 6 12 और 24 जो ऑक्सन होते थे, मतलब बैल होते थे, ठीक है, उनको प्लो करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो स्कॉलर्स का एस्टिमेट है कि इतना ज़्यादा हैवी जो प्लो होएगा और जो प्लोशियर है उसमें पक्का उन्होंने आयरन मेटल का ही यूज़ किया होगा, क्योंकि आयरन मेटल के अलावा कोई और मेटल इतनी कैपेबल नहीं थी उस समय। अथर्ववेद में भी क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो प्लोशेयर है आयरन का बना हुआ होता था। इन शतपथ ब्राह्मण में भी आयरन की जो रिलेशनशिप है पेजेंट्री क्लास के साथ, मतलब किसानों के साथ जो आयरन का रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लोइंग रिचुअल्स के बारे में भी बताया गया है। जो सुत्त पिटक का खुडक निकाय है उसमें भी जो एक टेक्स्ट है सुतनी बटक, उसमें भी जो आयरन के प्लोशियर की हीट करने का प्रोसेस और फिर उसके बाद उसे ठंडा करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया, मतलब क्वेंचिंग के बारे में बताया गया है। अब बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पता लगता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगता है कि जो आयरन है वह गंगेटिक वैली में, मतलब नॉर्थ इंडिया की जो गंगेटिक वैली है वहाँ पे उसका यूज़ शुरू हो गया था 1000 BC के अराउंड। उसके बाद 600 BC के अराउंड इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा, मतलब मच एक्सटेंसिवली इसका यूज़ होने लगा। अब आयरन का यूज़ हर जगह पे होने लगा, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी आयरन का यूज़ बढ़ गया था। विद द हेल्प ऑफ आयरन जो काफ़ी ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते थे कहाँ के, गंगेटिक वैली के, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो गंगा की जो वादियाँ थी वहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जाता था विद द हेल्प ऑफ आयरन। ठीक है, और क्लियर करके वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती थी। कौन कौन सी क्रॉप्स, लाइक पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट, बार्ले, ये सारी तरह की क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती थी। आयरन की टेक्नोलॉजी का इफेक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं पड़ा, इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, जो भी आर्किटेक्चर था उसमें भी आयरन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। कुछ और हिस्टोरियंस के माने तो महात्मा बुद्ध के टाइम में जो भी गंगा घाटी की, गंगेटिक वैली की जो भी एकम्प्लिशमेंट्स हुई हैं, जो भी वहाँ का विकास हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा आयरन की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। मतलब आयरन के विकास के साथ साथ वहाँ का विकास निर्भर करता रहा है। तो मतलब जो भी 16 महाजनपद थे उनमें से जो 10 गंगा घाटी में आते हैं उनका भी जो विकास है वो आयरन की हेल्प से हुआ है, और आयरन ने उनके विकास में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। अब हम बात करें जो आयरन कल्चर है उसके बारे में, तो आयरन के साथ जो एसोसिएटेड कल्चर्स हैं उन्हें इस तरह से एसोसिएट किया जाता है। एक होते हैं पेंटेड ग्रेवियर, जिसे PGW कल्चर भी कहते हैं। उसके अलावा है एक नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसे NBPW कल्चर भी कहा जाता है, और एक है मेगालिथ कल्चर जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ है। इन्हीं कल्चर्स को हम आयरन यूजिंग कल्चर्स के नाम से भी बात करते हैं। अब एक ही करके इनको अगर डिस्कस करें तो पेंटेड ग्रे वियर कल्चर यानी कि PGW कल्चर की बात करें तो इस कल्चर में जो पेंटेड ग्रेवियर कल्चर है, PGW का कल्चर है, उसमें क्या था कि पोट्री को कैसे बनाया जाता था। हमें पता है कि पोटर व्हील की डेवलपमेंट हो चुकी थी, आविष्कार हो चुका था। तो पोटर
पोटर व्हील की हेल्प से जो पोट्री बनाई जाती थी और उसको पेंट किया जाता था ग्रे कलर से, इसीलिए इसे पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। और इसके अलावा इस कल्चर की एक्सटेंशन जो है वो कहाँ कहाँ फाइंड की जाती है, ये एक्सटेंशन हमें अपर गंगा वैली में फाइंड मिलती है, मतलब जो ऊपरी गंगा घाटी है वहाँ पे, और जो दोआब का रीजन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और नदरन राजस्थान आते हैं, ये सब एरियाज़ में हमें पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के जो सबूत हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि NBPW कल्चर के बारे में। तो इस जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर था उसमें ग्रे कलर की पोट्री थी। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर में जो पोट्री होती थी उसे ब्लैक कलर से पेंट किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, ठीक है। तो इस कल्चर को एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक किया गया था, इस कल्चर का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक हुआ था, तो नॉर्दर्न प्लेन्स, जो भी मिड इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स थी वहाँ पे, जैसे कुछ स्टेट्स थी जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल तक इसका एक्सटेंशन था। और इसके अलावा जो दक्कन में, मतलब डेक्कन वाली एरिया में, आंध्र प्रदेश में भी इस ये जो कल्चर था इसका एक्सटेंशन पाया गया है। अब बात करते हैं मेगालिथ कल्चर की, जो साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया गया है। अब मेगालिथ कल्चर ज़रूरी नहीं है कि साउथ इंडिया में ही पाया गया है, नॉर्थ इंडिया में विदर्भ के एरिया में भी मेगालिथ्स पाए गए हैं। पर ज़्यादातर जब भी हम मेगालिथ कल्चर की बात करते हैं तो साउथ इंडिया ही हमारे दिमाग में आता है और उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेगालिथ है वो इंग्लिश वर्ड है और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मेगा जिसका मतलब है ह्यूज और लिथ जिसका मतलब है स्टोन। सो मेगालिथ का मतलब क्या है कि ऐसा कल्चर जिसमें जो ग्रेव्स होते थे या फिर मेमोरियल्स होते थे, मतलब जो यादगारें बनाई जाती थी वो बड़े बड़े स्टोन के पीसेस से बनाए जाते थे, ठीक है। या तो ये क्या करते थे, ग्रेव्स बनाते थे मतलब डेड बॉडीज़ को बैरी करने के लिए, और या फिर मेमोरियल्स बनाते थे जो डेड बॉडी होती थी, मतलब मर चुके लोग थे या जो मृत लोग थे उनकी याद में यादगारें बनाते थे, ठीक है। तो मेगालिथ्स का यूज़ करते थे उसमें। 1851 में और 1862 में जो कर्नल मीडोज़ टेलर हुए हैं उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन पब्लिश की है जिसमें उन्होंने जो कर्नाटक के गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में मेगालिथ ग्रेव्स हुई हैं, मतलब शोरापुर दोआब के अराउंड की जो मेगालिथ ग्रेव्स हैं और मेमोरियल्स हैं वह उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। अब कुछ बात करें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, तो एक हैं अलेक्जेंडर रिया, जिन्होंने 2 मेगालिथ साइट्स एक्सकेवेट की थी। कहाँ पे, आदिचनुल्लर जगह है जो कि ताम्रपर्णी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। अब ये रिवर बहती कहाँ पे है, तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये बहती है। और उन्होंने 1889 से 1905 के टाइम पीरियड में, और एक साइट पेरुम्बदूर, ठीक है, वहाँ पे डिस्कवर की 1904 से 1908 तक। 1947 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और हैं मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने एक्सकेवेट की थी एक और साइट जो जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो ये थे कुछ बातें मेगालिथ कल्चर के बारे में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर के बारे में और पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के बारे में। मेगालिथ कल्चर के बारे में कुछ और बातें हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।